सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का तंज। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। आम आदमी पार्टी के मेयर को उम्मीदवार को बनाया गया मेयर। जयराम पर स्मृति ईरानी का पलटवार। जयराम रमेश ने दिया था बयान। उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव को लेकर कि इंडी गठबंधन है एक साथ। बीजेपी पर केजरीवाल का हमला। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला राजनीतिक हमला। रामगोपाल यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य का तंज। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से चल रहे हैं नाराज। तेजस्वी यादव का बयान आया सामने। उन्होंने कहा नए लोगों के हाथों में सत्ता आए। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बयान। महाराष्ट्र में मराठा वाड़ा कांड। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में 10% आरक्षण मराठाओं के लिए यह बिल आया और इसको पास कर दिया गया विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। अब इसी के साथ तमाम सवाल ये उठने लगे कि मुख्यमंत्री ने तो यह कहा कि हमने जो कहा था वो वादा पूरा कर दिया, लेकिन इसी के साथ सवाल ऐसे में ये कि जो मांग मनोज जरांगे ने अपने आंदोलन और अनशन करने के साथ की थी, क्या वो मांगे पूरी हुई? उनका कहना था कि ओबीसी के तहत मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन अलग से आरक्षण देने के साथ ही महाराष्ट्र में 62% आरक्षण की सीमा हो गई है। अब ऐसे में पिछली बार भी जब आरक्षण मराठाओं को दिया गया था तो 50% से अधिक सीमा होने के चलते कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। तो इस बार पास होने के बाद इसके कानून बनने की प्रक्रिया में कानूनी चुनौतियां तमाम हैं और उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी हो या फिर कोई अन्य समुदाय, हमने किसी के आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। बिल पास होने के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि इस काम में उन कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ली गई है जिन्होंने हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की जोरदार वकालत की है। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक स्तरों पर मराठा समुदाय का आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर सरकार और आयोग के बीच समन्वय बनाया गया है। आरक्षण बिल पास करा के शिंदे सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी काट विपक्षी गठबंधन के पास नहीं है। आबादी के हिसाब से राज्य में मराठाओं की संख्या करीब 32% है। अकेले मराठवाड़ा में इस समुदाय की आबादी 60 लाख से भी ज्यादा है। शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण बिल पास करा के ऐसा दांव चला है जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। पर इन सबके बीच ही शिंदे सरकार को पिछड़ा वर्ग को ये विश्वास दिलाना होगा कि उनके आरक्षण में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी।
तो वहीं बीजेपी और एनसीपी अजित गुट के उन नेताओं की शंकाओं को दूर करना होगा जो मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। वैसे तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जो आवाज है वो 1902 से उठनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आवाज कई बार दबी, कई बार यह मामला ठंडे बस्ते में गया। उसके बाद आजादी के बाद फिर से मांग उठी और फिर सन 2014 आया, जब कांग्रेस के अशोक चव्हाण, जो फिलहाल बीजेपी में चले गए हैं, वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मराठाओं की इस आवाज को सुना और 16% आरक्षण देने का वादा कर दिया और इस बिल को पास भी किया गया। लेकिन जैसे ही यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने 50% की सीमा को से अधिक हो जाने के चलते इस फैसले पर रोक लगा दी और आरक्षण को रद्द कर दिया गया। उसके बाद से मांग फिर उठने लगी। अब ऐसे में आपने देखा होगा 2023 के आखिरी में, यानी कि अक्टूबर के महीने में और उससे पहले सितंबर के महीने में मनोज जरांगे ने एक बड़ा आंदोलन किया, भूख हड़ताल पर बैठे और मराठा आरक्षण की मांग की गई। और इसी के साथ 40 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया कि मराठा आरक्षण को लेकर या तो कानून बनाया जाए, आरक्षण दिया जाए, नहीं तो फिर आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। लेकिन अब ऐसे में आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन जरांगे की मांग थी कि ओबीसी के तहत दिया जाए, लेकिन सरकार ने अलग से दिया, तो तमाम चुनौतियां सामने आ गई। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सीमा मलिक जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, और निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सीमा जी, मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा कर दिया है और मराठाओं को आरक्षण भी दे दिया है 10%। तो क्या यह इतना आसान होगा? इसके कानून बन जाने में तमाम कानूनी चुनौतियां नजर आ रही हैं, उनसे पार कैसे पाएगा? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है, मैं इस पे आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी महाराष्ट्र में 62% रिजर्वेशन है और जो 50% सुप्रीम कोर्ट के कैप की बात है वो भी हम सभी जानते हैं। तो ये रिजर्वेशन जो आज दिया गया है, ये मुझे बिल्कुल विमेंस रिजर्वेशन बिल की तरह ही लग रहा है, जिसको कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा वी डोंट नो दिस थिंग। और देखिए, शुरू से ही ये लोग जो है, दोनों ही जो कम्युनिटी है, वेदर ओबीसी और या जो भी मराठा है, दोनों को ही ये डिसीव कर रहे हैं। शुरू से पहले उन्होंने बोला हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, 1 महीना ले लिया, देन उन्होंने बोला कि हम कुछ भी सर्टिफिकेट इतने दिन से आप दे रहे हैं ओबीसी में। और देखिए, अभी उसके बाद छगन भुजबल जी उठते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ओबीसी का ऑफ कोर्स है वो तो मतलब एक होना ही चाहिए चीज जो भी है, ओबीसी एंड मराठास को दोनों ही आप कम्युनिटी के साथ आप एक खिलवाड़ सा कर रहे हैं। और देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है, आप लोगों से बहुत पहले ही कहा था कि जो भी है पार्लियामेंट में जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है इस बिल के ऊपर, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इस तरह की चीजें देखिए जिनका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, वेदर इट इज अ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और द मराठा रिजर्वेशन बिल, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन लेकिन सीमा जी, विधानसभा के भीतर की जो तस्वीरें हमने देखी, ईडब्ल्यूएस को मिला के 62% रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, तो सीमा ये जी, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? देखिए, एक वो ऐसी बातें करना, एक आज पॉलिटिक्स में भी दिस इज जस्ट पॉलिटिकल अपना उन्होंने करा है, आई ऑन द इलेक्शन करके जो ये चीजें दी गई हैं। तो इसमें सीमा जी, जो जरांगे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी सीमा जी, मेरा सवाल यह है कि जो विधानसभा की तस्वीर हमने देखी तो लगभग सर्वसम्मति के साथ ये बिल पास किया गया, सिर्फ छगन भुजबल ने इस पर आपत्ति जताई। तो विधानसभा के भीतर आपके विधायकों ने या विपक्ष के विधायकों ने इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? देखिए, आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? क्योंकि हमको पता है ये बात तो विमेंस रिजर्वेशन में भी किसी ने आपत्ति नहीं करी है ना, सबकी सहमति से ही हुआ। पर देखिए, जो प्रैक्टिकल जो बात है वो है कि विदाउट एनी, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का 50% रिजर्वेशन का कैप है, तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड ये बात सब लोग जानते हैं। तो देखिए, ये जो चीजें हैं ना, इस समय केवल जो मनोज जरांगे जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये बात तो है ही। आप इतने दिन से आप उनको कुछ भी सर्टिफिकेट दे रहे थे,
और अभी आप बोल रहे हो कि अचानक जो इसको बोलते हैं ना, हिंदी में एक वर्ड होता है नूरा कुश्ती, ये वही है जी। और कुछ नहीं है। देखिए, ये इस तरह की बातें ड्रामेटाइज करना चीज को, छत्रपति शिवाजी की कसम खाई है and ये सब, अरे इम्प्लीमेंट कैसे होगा भाई, ये तो बताइए आप। तो दिस दे आर डिसीविंग बोथ द कम्युनिटीज, मैं तो ये कहूंगी। और ये काफी दिन से चल रहा है, 4-5 महीने से फास्ट प्रोमिसेस चल रहे हैं। तो इस तरह के बिल्स ना आप, जी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल विल थी, तो आप विधानसभा में आप प्रस्ताव को रखते, पार्लियामेंट ले जाते। सेंटर का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है इसमें। अगर आप अमेंडमेंट करते हो जब आपकी इच्छा होती है, आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, जब ये एलजी का ब्यूरोक्रेसी का ट्रांसफर वगैरह का बिल था, एक रात में वो बिल आ गया, अमेंडमेंट्स हो गए। बट इसमें नहीं हो रहे बिकॉज इनकी पॉलिटिकल विल ही नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है ये, और क्या है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है अभिषेक जी आपका एएमवी नेटवर्क पर। अभिषेक जी, मनोज जरांगे ने भी इस बिल के पास होने के बाद यह कहा कि सरकार का फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन कोर्ट में जाते ही ये धड़ाम से गिर जाएगा। तो फिर वो कानूनी प्रक्रिया की जो चुनौतियां होंगी उनसे पार कैसे पाएंगे? देखिए, आप इस बात को समझिए, सरकार ने आज विधानसभा, अभी सरकार का कर्म है संविधानिक की, जिस बिल को उसको पास कराना है वो विधानसभा में ही पास करा सकती है। सरकार तो कोर्ट में पास नहीं करा सकती। तो सरकार ने अपना दायित्व निभाते हुए आज महाराष्ट्र विधानसभा में मराठाओं को जो उचित आरक्षण था उनको देकर, उनको न्याय देकर आज एक ऐतिहासिक काम आज एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व अभिषेक में जी, भाजपा अभिषेक जी, सरकार ने महाराष्ट्र में किया। अभिषेक जी, ये तो उसी तरह की बात हो गई ना कि एक किस्सा है कि एक बार जंगल के राजा के तौर पर बंदर को बना दिया गया, और जब बकरी वहां पहुंची कि मेरा बच्चा चोरी हो गया, उसे ढूंढ दो, तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, चौथे पेड़ कूदता रहा। 4-5 दिन गुजार दिए, और जब बकरी ने पूछा कि महाराज मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा देख बच्चे का तो मुझे नहीं पता, मेरी भागदौड़ में कमी हो तो बता दे। तो वैसी बात आप कर रहे हैं कि देखिए हमारा काम था कि प्रैक्टिकल पूरा हो या ना हो, प्रैक्टिकली तौर पर वो संभव हो या ना हो, लेकिन हमारा काम था पास कराना, हमने करा दिया। मैं तो आपसे उन चुनौतियों को पूछना चाह रहा हूं कि ये बताइए चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे, उसके लिए रणनीति क्या है? आपको भारत के संविधान को समझना पड़ेगा। हाँ, उसी के लिए तो आपको बुलाया है, मैं समझ सकूं उन चीजों को। वो राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में फैसला लेने के लिए सार्वभौम सत्ता है, वहां पे सॉवरेन सत्ता है। वो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को न्याय देने के लिए आज जो बिल पास किया है वो उसका कर्तव्य था, दायित्व था। आप जो पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न मैं समझ सकता हूँ। हाँ। आप ये पूछ रहे हैं कि विधानसभा में तो पास हो गया, हाँ। परंतु आगे चल के कोर्ट में कैसे टिकेगा, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ, तो ये जी कंप्लीट हो गया। विधानसभा से आगे बढ़ के तो कहीं और नहीं हो सकता था। सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अनाउंस नहीं किया, या सरकार ने पार्टी अधिवेशन में तो अनाउंस नहीं किया है। सरकार का ड्यूटी है कि जो वो सीरियस है वो विधानसभा में पेश होगा और विधानसभा में पास होगा। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र विधानसभा से बढ़कर न्याय देने का स्थान कहीं और नहीं है, और जो विधानसभा में पास होता है वो लीगल है। अब जो कोर्ट में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं अभिषेक जी, 2014 में भी ऐसा हो चुका था, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, 16% दिया गया था, कोर्ट में जाके वो धड़ाम से गिर गया। तो फिर ये वाला क्रेडिट तो कांग्रेस भी ले सकती है। देखिए, पत्रकार के नाते आपने सत्य प्रश्न पूछा है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो हो गया, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटिनी में ये कैसे स्टैंड होगा? तो जुडिशियल का जो विषय है उसके लिए कानून के जो वकील है, जो महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कोर्ट को इस बात से अवगत कराएंगे कि ये न्याय संगत है, महाराष्ट्र में इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आपको ये बात समझना होगा कि हमारा जो संविधान है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए है, जनता के भले के लिए है। हमारा होगा कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करना कि महाराष्ट्र के जनता के हित में है, इसके लिए इसको अलाउ किया जाए। और हमें कोर्ट के विवेक पे, कोर्ट की बुद्धि पे भरोसा है, क्योंकि जनता के हित से बढ़ के कुछ नहीं है। कोर्ट भी जनता के हित देखेगी। अगर मराठा समाज को इसकी आवश्यकता है, अगर वो कई विषयों में पिछड़े हैं, तो कोर्ट भी इसको न्याय संगत रखेगी। और हमारा विश्वास है कि ये कोर्ट अभिषेक जी, कोर्ट के विवेक वाले सवाल पर दोबारा लौट कर आऊंगा। निपुण जी को जरा शामिल कर लूं मैं चर्चा में। निपुण जी, आखिर कैसे सरकार उन चुनौतियों से पार पाएगी जो अभी कानूनी अड़चन इस बिल को कानून बनाने में आने वाली हैं? और क्योंकि पहले भी ऐसे तो पास हो चुका है लेकिन रद्द भी किया गया। मनोज जरांगे का कहना है कि हमने ओबीसी के तहत मांगा था,
अलग से दे दिया तो ये टिकेगा ही नहीं। हाँ, ये कहता है कि अब दोनों चीज का समझिएगा, अगर सरकार ओबीसी के कोटे के अंदर लाती तो देखिए ओबीसी के कोटे के अंतर्गत 52% जो जनसंख्या ओबीसी की मानी जाती है उसको 27% आरक्षण पहले से मिल रहा है। अगर उसी कोटे में लाते तो जो और आपकी जातियां हैं वो दिक्कत पैदा करते कि हमारे हिस्से को आपने क्या कर दिया, मराठा को दे दिया। तो यहाँ पर सरकार ने क्या स्टेप लिया कि आपको अलग से हम आरक्षण देते हैं ताकि उस कोटे में किसी तरह का कोई इश्यू ना हो। अभी जो मैं पूरी आपकी बहस सुन रहा था, चाहे वो बीजेपी प्रवक्ता थे या एनसीपी की जो सीमा जी बात कर रही हैं या आप भी चर्चा कर रहे थे, देखिए कोर्ट का इसमें क्या है कि कोर्ट का एक डिसीजन है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 50% का इसमें क्या किया था, एक 50% को अधिकतम सीमा लगाई थी आरक्षण में। लेकिन जब हम ईडब्ल्यूएस को देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर वो 50% की सीमा का उल्लंघन होता है और सुप्रीम कोर्ट भी उस उल्लंघन को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं कि देखिए जो 50% के आरक्षण की सीमा थी वो जो सीमा थी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था, लेकिन जो 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है वो आर्थिक आधार पर दिया गया है। अब बात ये उठती है कि जब ये यहाँ से पास हो गया है, पास होने के बाद जब ये जुडिशरी में जाएगा, क्योंकि चुनौती निश्चित रूप से इसको दी जाएगी चाहे कोई भी दे। अब उस समय वहां पर सरकार किस प्रकार से न्यायपालिका को ये समझाने में समर्थ रहती है कि मराठा की स्थिति कैसी है। अब देखिए मराठा की अगर हम स्थिति की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आप देखते हैं किसानों की आत्महत्या करना, अगर हम 100 किसानों को उठाएं तो उसमें से आपको 94 किसान जो मिलेंगे वो मराठा समुदाय से मिलेंगे जो सुसाइड करने वालों में से हैं। आप हर तरीके से देखें तो आर्थिक आधार पर मराठा की जो स्थिति है, जैसे मराठा वार्ड की हम बात करते हैं, मराठा वार्ड तो एक ऐसी जगह है जिसके लिए आप देखें राज्यपाल को स्पेशल पावर दी गई है कि जो मराठा वार्ड और विदर्भ वाला एरिया है उसके लिए अलग से विकास बोर्ड की स्थापना करे और वहां पर आपका डेवलपमेंट कार्य करे। यानी कि स्थिति बहुत वहां की विकट है। अब यहाँ पे 2-3 पेज और मैं आपको बता दूं थोड़ा संविधान के तरीके ताकि दर्शकों को आसान रहे। देखिए संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, अगर हम आर्टिकल पर नजर डालें तो जैसे एक आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 14, 15, 16 3 आर्टिकल। इसके अलावा 2 आर्टिकल और हैं जो आपका आर्टिकल 342 और आर्टिकल 366, ये 2 आर्टिकल्स और आपके आते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 ये संदर्भित करते हैं आरक्षण को लेकर, खासतौर से नौकरियों में आरक्षण को लेकर आर्टिकल 16 और 16 में भी आर्टिकल 16(4) ये आरक्षण को लेकर बात करता है, रिजर्वेशन को लेकर बात करता है। ये कहता है कि नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा पिछड़ेपन के आधार पर। पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक होगा। एससी एसटी के लिए पहले से था, ओबीसी के लिए बाद में आपका मंडल कमीशन से आया। अब यहाँ पर बात क्या थी कि जो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर जो बात बोली गई, किन किन जातियों को बोला गया, इन जातियों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 342 के अंदर है। तो बात यह है कि अगर यहाँ पर मराठा को लेकर अगर 342 की जो सूची है उसमें समुदाय को शामिल करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए आसान हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को ये कन्वे करना कि भाई ये जो जाति है, मराठा जो जाति है वो पिछड़ेपन है और उसका ये डाटा, जैसे मैंने आपको भी डाटा बताया कि 100 में से 94 जो किसान हैं वो मराठा कम्युनिटी से हैं। तो इस प्रकार का जब डाटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। और देखिए बात एक नहीं है, बात क्या है कि जब हम देखते हैं कि जो आपका प्रमोशन रिजर्वेशन है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, बैरियर लगाया था कि प्रमोशन में जो आरक्षण है वो पहले 5 वर्षों के लिए होगा इंदिरा साहनी केस के अंदर, लेकिन बाद में क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए अलग से अमेंडमेंट पास करती है और वो सीमा हटा देती है। फिर मामला फिर जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई आप अगर आरक्षण दे रहे हैं प्रमोशन में तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक पर्याप्त डाटा आपके पास में होना चाहिए। ये 2006 में एम नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। बाद में हम देखें 2018 में एम नागराजन केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, कहा कि भाई ये डाटा इकट्ठा करना मुश्किल है। तो बात क्या है कि बहुत सारे पैच हैं। अब डिपेंड ये होगा कि सरकार किस प्रकार से न्यायपालिका के अंदर अपना पक्ष रखती है। और अभी आप भी बता रहे थे कि सरकार एकनाथ शिंदे जी ने रिपोर्ट मैंने सुना कि एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को बोला भी है कि भाई हम पूरा जो लीगल जो एडवाइजर है उनसे बात करने के बाद ही हम ये बिल लाए थे। उन्होंने पूरा इस पर क्या किया, टास्क फोर्स हमने बनाई थी उसकी चर्चा करने के बाद। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा रहा आसान नहीं है, रहा टफ है।
लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिक्स के नजर से देखें, आप थोड़ा सा तो मैं संविधान की नजर से देखा, ये निश्चित देखिए जो पॉलिटिक्स होती है वो जनता में किस प्रकार का प्रिकॉशन बनता है, यानी कि जनता में किस प्रकार का मैसेज करते हैं, ये एक प्रदर्शित हो गया। मैं एक और पॉइंट आपसे समझना चाहता हूं कि 2014 में जब अशोक चव्हाण की सरकार ने इसको पास किया था 16%, तब और आज के आरक्षण में क्या फर्क है? नहीं देखिए, तब भी देखिए 16% की बात थी, अशोक चौहान जी भी एक अच्छा बिल लेकर आए थे 2014 की जब हम बात करते हैं, लेकिन 2014 के बाद 2018 का एक डिसीजन आ चुका है, जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास अगर डाटा पर्याप्त रूप से नहीं है तो आप उस डाटा को इकट्ठा करके हमें दिखाइए, हम उस आधार पर क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। EWS का आपके चेंज आ गया। अब बात यह है कि अगर यहाँ पर सरकार एक सही तरीके से मराठा की स्थिति का, चाहे आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का, शैक्षणिक स्थिति का एक प्रॉपर आपका डाटा लेके कोर्ट के पास जाती है, उस पर डिपेंड करेगा, जो EWS के निर्णय के अंदर भी आपने देखा। बात यह है कि 2014 में मैं कहूंगा कांग्रेस की भी नीयत अच्छी थी, आज बीजेपी की नीयत अच्छी है, और दोनों ने जो किया है वो मराठा समुदाय के कल्याण के लिए के लिए कार्य। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा देखिए इसमें 2-3 चीजें और जोड़ दूं आपको। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ही हुआ है, तमिलनाडु में ऑलरेडी 69% आरक्षण पहले से चल रहा है। बिहार के अंदर भी आप देखें तो रिक्ति और सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक के माध्यम से बिहार के अंदर भी 50% की सीमा को उल्लंघन किया गया है। तो जब तमिलनाडु के अंदर बहुत पहले से 70 से तमिलनाडु के अंदर 69% आरक्षण चल रहा है, 10% आप EWS लगा दीजिए तो 79%। ऐसे आप देखिए कि बिहार के अंदर भी किया गया है, 75% बिहार के अंदर आपका रिजर्वेशन हो गया। तो बात ये उठती है कि किस प्रकार से सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखती है, वो देखा जाएगा, वो देखना जरूरी होगा। सीमा जी, क्या राजनीति की भेंट चढ़ेगा रिजर्वेशन? क्योंकि कानूनी तौर पर अगर सरकार अपना पक्ष मजबूत रखती है और EWS के तहत इसको लेकर आती है तो शायद पास हो जाए। देखिए ये बहुत बड़ा शायद है इसमें, एंड इट विल टेक टाइम, है ना। अच्छा आराम से तो हो नहीं जाएगा। और जहाँ तक पक्ष रखने की बात है, पिछली बार भी मैंने ऐसा बोला था कि पक्ष ठीक ही नहीं रखा गया, और पर उस समय ये भूल जाते हैं कि मिस्टर शिंदे और मिस्टर अजीत पवार दोनों ही MBA में थे और पक्ष रखने वाले वही लोग थे। तो ये चीजें कहना कि हमारा लॉयर्स बहुत अच्छे से पक्ष रखेंगे और कुछ हो जाएगा, तो ये राह इतनी आसान नहीं है। इट विल टेक बहुत टाइम लगेगा इसमें। इससे बेटर ये था कि अगर ये कुछ अमेंडमेंट्स करते, जो कि कर सकते थे अगर इनकी पॉलिटिकल विल होती, पर अब इन्होंने नहीं की। और जहाँ तक नंबर्स की बात है, निकोल जी कह रहे हैं नंबर्स लिस्ट एंड ऑल, तो उसके लिए कास्ट सेंसस के लिए भी इनका कोई, हम लोग ने कितनी बार इसकी डिमांड करी है और कर रहे हैं, एंड वी आर इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस, पर इन लोगों ने कभी भी अपनी चीजें को क्लियर नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कास्ट सेंसस जाति पाति में बांटने का पाप है, वहाँ पे गृह मंत्री बोलते कि नहीं वी आर नॉट अगेंस्ट कास्ट सेंसस। तो अभी तो हम उनका स्टैंडिंग नहीं पता कि जो हमारी सत्ता पार्टी है उसका स्टैंड क्या है इस पे, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर्स कैसे पता लगेंगे मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे समझ में नहीं आती है बात कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं आप करवाना चाहते। ठीक है ठीक है अभिषेक जी, देखिए चुनौतियां तो तमाम हैं, इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, इस बार ना हो तो इस बार आपके पास अलग पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं कि कानूनी तौर पर उन चुनौतियों का सामना किया जाए? देखिए डेटा जो पेश होगा सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो मुख्य विषय है। और ये बात स्पष्ट है कि मराठा समाज आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, उनकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, स्पेशली जो उनके जो फार्मिंग सेक्टर है, कृषि क्षेत्र में जो काफी मराठा हमारे जो भाई हैं जो खेती करते हैं और जो कईयों को आत्महत्या करना पड़ता है, तो और जो शैक्षणिक स्तर पे भी उनके जितने ग्रेजुएट। अभिषेक जी, एक और सवाल मेरा ये है कि आखिर मराठाओं की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई, इतनी खराब कैसे हो गई कि 90% मराठा तो हैं जो भूमिहीन हो गए हैं, 90 से 95 के आसपास, और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब। तो क्या पिछली सरकारों की नाकामी रही, उसमें आपकी सरकार भी शामिल रही है? देखिए इस वक्त में एक सेंसिटिव मुद्दा है कि मराठा समाज नहीं, इसीलिए बड़ा गंभीर सवाल पूछा मैंने आपसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसको मैं राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा, मैं ये कहूंगा कि सामाजिक रूप से आर्थिक, शैक्षणिक एवं उनकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, और 10% उनको आरक्षण मिला है आज हर प्रकार से, शैक्षणिक और आर्थिक और
सरकारी नौकरियों में और जितनी भी उनके जो शिक्षा के क्षेत्र में वो डिजर्व करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, मेरा स्पष्ट मानना है कि पिछली बार से ज्यादा बेहतर डेटा देखकर नहीं, मैं डेटा पर नहीं जा रहा हूं अभी, वो वाला सवाल तो मेरा पूरा हो गया है। अभिषेक जी, मैं उस सवाल पर हूं कि आखिर मराठाओं की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हुई? क्या सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या सिर्फ आरक्षण ही एकमात्र रास्ता बचा है उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का? और अगर आज आरक्षण देकर मराठाओं की स्थिति बेहतर की जाती है तो कल किसी दूसरी जाति के लोग उठाएंगे, किसी दूसरी समुदाय के लोग आ जाएंगे। देखिए राणा तो फिर जी, कैसे उसमें आप बैलेंस कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक प्रवक्ता के नाते, पार्टी का प्रवक्ता के नाते मैं ऐतिहासिक विषयों पे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आप मेरी बात समझिए। मराठा समाज एक गौरवशाली समाज रहा है, योद्धा समाज रहा है, उसने देश की रक्षा की है। बिल्कुल, इसीलिए मेरा सवाल था कि गौरवशाली इतिहास उसका रहा, लेकिन आज दयनीय स्थिति में आ गया कैसे? सरकारों की नाकामी रही। हाँ सीमा जी, आप ही के पास 30 सेकंड, फिर मुझे वाइंड अप करना है। ना करे अगर मराठाओं को दिया जा रहा है तो धनखर समाज, मुस्लिम, लिंगायत, इन लोगों को भी तो कंसिडर हमें करना है ना। बिल्कुल, इसीलिए मेरा सवाल था। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आरक्षण 10% दे तो दिया गया, तमाम कानूनी चुनौतियां हैं, उनसे पार कैसे पाया जाएगा? और सरकार अगर अपना पक्ष रख भी देती है तो सवाल ये कि जिसका इतिहास गौरवशाली रहा, जिन मराठाओं का, आखिर वो इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? 90 से 95% मराठा आखिर कैसे भूमिहीन हो गए? वो आर्थिक स्थिति पर कमजोर आकर कैसे खड़े हो गए? और सवाल यह भी कि अगर आरक्षण ही एकमात्र रास्ता है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का, तो फिर कल बाकी समुदाय के लोग भी आ सकते हैं कि भैया हमें भी आरक्षण चाहिए, तो फिर संतुलन कैसे बनाया जाएगा? और सवाल यह भी